नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, आज यूजीसी नेट जेआरएफ के विषय सोशियोलॉजी से एक महत्वपूर्ण विचारक के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और वो हैं एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स काफ़ी आधुनिक विचारकों में से एक हैं। एंथनी गिडिंग्स का जन्म 18 जनवरी सन 1938 में हुआ, जिनका जन्म लंदन में इंग्लैंड में हुआ। इन्होंने इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो हल विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन यूनिवर्सिटी में हुआ। इन्होंने लेफेस्टर विश्वविद्यालय में 1961 में पढ़ाना शुरू किया और सन 1985 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद के नियुक्ति के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक के रूप में चयनित हुए। एंथनी गिडिंग्स के विचार काफ़ी समृद्ध हैं। उनके प्रसिद्ध कुछ विचार हैं। उनके थॉट्स पर मैं कई खंडों में यहाँ वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक उनके थॉट संरचनाकरण के सिद्धांत पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। एंथनी गिडिंग्स की गणना आजकल विश्व के कुछ गिने चुने सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्धांतकार और समाजशास्त्रियों में की जा रही है। He is considered to be one of the most prominent modern sociologists, the author of at least 34 books published in at least 29 languages, issuing on average more than one book in every year. In 2007, Giddings was listed as the 5th most referenced author of the books in humanities, अर्थात मानविकी के क्षेत्र में 5वें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लेखक के रूप में इनकी एक अलग पहचान सन 2007 में। नोटेबल थिंग्स जो विशेष रूप से उन्होंने समाजशास्त्र में दिया, उनकी अगर हम चर्चा करें तो पहली बात, आउटलाइनिंग अ न्यू विजन ऑफ व्हाट सोशियोलॉजी इज। इन्होंने समाजशास्त्र क्या है इसका एक नया दृष्टिकोण पेश किया। व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी की एक नई परिभाषा, सोशियोलॉजी की एक विस्तृत रूपरेखा अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। दूसरी बात, प्रेजेंटिंग अ थ्योरेटिकल, एक थियोलॉजिकल, एक सैद्धांतिक, एंड तीसरी बात, प्रेजेंटिंग अ मेथोडोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, थियोलॉजिकल एंड मेथोडोलॉजिकल यानी पद्य शास्त्रीय व्यवस्था of that field based on the critical reinterpretation of classics, यानी शास्त्रीय तथ्यों का, शास्त्रीय विद्या या शास्त्रीय ज्ञान का पुनर्व्याख्या किया, फिर से उसको अपने अर्थों में उसको नए अर्थ या अपने शब्दों में नए अर्थ या नया स्वरूप दिया। His major publication of that era include Capitalism and Modern Social Theory 1971. The Class Struggle of the Advanced Societies 1973. In the second stage, Giddings developed the theory of structuration, an analysis of agency and structure, in which primacy is granted to neither his work of that period, such as New Rules of Sociological Method, Central Problems in Social Theory, Constitution of the Society, brought him international fame of sociological arena. यहाँ पे इस बात को समझना है कि उन्होंने जो ये पुस्तकें लिखी, मैं एक बार इन पुस्तकों को पुनर्व्याख्या करना चाहूँगा क्योंकि ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया उन्होंने 34 से अधिक किताबें लिखी, लेकिन उन किताबों में कुछ किताबें जैसे कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी 1971 में, द क्लास स्ट्रगल ऑफ द एडवांस सोसाइटीज 1973, द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1976, सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थ्योरी 1979 और लास्ट बट नॉट लीस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, समाज का संविधान 1984 में जो लिखी गई। समाज का संविधान उनको एक विशेष ख्याति प्रदान करता है, एक विशेष पहचान बनाता है। उन्होंने समाज के संविधान में समाज की नई रूपरेखा प्रस्तुत की और आधुनिक समाजशास्त्र के एक प्रमुख चिंतक के रूप में पहचान उनको इसी पुस्तक से मिलती है। अब हम उनकी सबसे प्रमुख सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिसकी
जिसकी विशेष रूप से उन्होंने व्याख्या करी और विशेष रूप से जिसने उनको पहचान दिया, वो है संरचनाकरण का सिद्धांत। संरचनाकरण, अब यहां पर इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। स्ट्रक्चरेशन, जिसको हिंदी में संरचनाकरण कहेंगे। संरचनाकरण। अभी तक आपने जिस अवधारणा का नाम सुना वो था संरचनावाद। जनरली इससे मिलती जुलती एक अवधारणा जिसे हम संरचनावाद कहते हैं। स्ट्रक्चरिज्म, संरचनावाद, स्ट्रक्चरिज्म। लेकिन अब जो इन्होंने नई अवधारणा दिया वो है संरचनाकरण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले हम संरचनावाद क्या है इसकी जरा व्याख्या करें। देखिए, समाजशास्त्र में देखने का नजरिया, और वाद तो वैसे भी मैंने आपको मार्क्सवाद पढ़ाया था, उसमें भी बताया था। विचारधारा, वाद क्या है? विचारधारा। अगर हम वाद को देखें तो वाद इज विचारधारा, और संरचना तो संरचना की विचारधारा। अब क्या है संरचना की विचारधारा? यानी द वे ऑफ स्ट्रक्चर। विचारधारा यानी नजरिया। मैंने इससे पास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वाद के विषय में बताया था। वाद यानी थॉट या थॉट यानी सोचने का तरीका, देखने का तरीका, परसेप्शन। अब इस दृष्टिकोण से हमने प्रकृतिवाद बोला, यानी प्रकृति के दृष्टिकोण से चलना या प्रकृति के नजरिए से कार्य करना। जब हमने आदर्शवाद बोला तो आदर्श की दृष्टि या आदर्श के नजरिए से कार्य करना, आदर्श के नजरिए से चलना, हर वस्तु को आदर्श के दृष्टिकोण से रखना और उस नजरिए से कृत्य करना। ऐसे ही हमने अस्तित्ववाद, तो अस्तित्व में विश्वास करना, अस्तित्व की विचारधारा जो है उसको मानना। तत्ववाद यानी तत्व को मानना, तत्वों को सत्य मानना। इसी तरह मार्क्सवाद तो मार्क्स की विचारधारा, जैनिज्म में तो जैन की विचारधारा, बुद्धिज्म में तो बुद्धिज्म की विचारधारा यानी बुद्ध की विचारधारा। यानी वाद यानी विचारधारा वो किसी भी तथ्य के साथ जोड़ा जा सकता है। वाद क्या है? एक प्रीफिक्स हो गया। अगर मेरी बातों को फॉलो करते हैं तो मेरी विचारधारा अमितवाद हो जाएगी। अब यहां पर संरचना की विचारधारा, जब हम समाजशास्त्रीय विचारधाराओं पर देखें तो संरचना के दृष्टिकोण से देखने की नजरिया। समाजशास्त्र में दो नजरिया समाजशास्त्रियों ने अपनाया समाज के अध्ययन अध्यापन के लिए। पहला नजरिया था वो था संरचना के नजरिए से समाज को देखना, यानी संरचना के दृष्टिकोण से अध्ययन करना। इसके बाद जो नजरिया आया वो आया दुर्कीम के वैचारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि अगस्त काम्ट ने देखा तो संरचनावादी विचारधारा के में से दुर्कीम ने इसकी प्रयोजन के दृष्टिकोण से देखा, जिसमें देखा कि इसके कहा जाए कि क्या लाभ है, लाभ के दृष्टिकोण से, प्रयोजन के दृष्टिकोण से, तो प्रयोजन के नजरिया है। अब यहां पर देखें तो हमें संरचना की विचारधारा से सोचना, समाज को संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखना, समाज की जो तत्व हैं उनकी संरचना कैसे, यानी समाज का निर्माण कैसे हुआ। संरचनावाद क्या है? समाज का निर्माण कैसे हुआ, समाज के निर्माण के तत्व क्या है। जैसे समाज, समुदाय, समिति, संस्था, ये समाज के निर्माण के तत्व हो गए। ये हो गया समाज की संरचना, और इस नजरिए से समाज का अध्ययन करना तो संरचना। वास्तव में संरचना है क्या? संरचना का मतलब सुव्यवस्थित रचना। सुव्यवस्थित रचना तो हमारे शरीर की एक सुव्यवस्थित रचना है, और हम अगर समाज अपने शरीर की व्यवस्था के दृष्टिकोण से या हम किसी के शरीर की विश्लेषण करते हैं तो हम संरचनात्मक विश्लेषण करते हैं। यहां पर दूसरा विश्लेषण होता है लाभ के दृष्टिकोण से। उसका फायदा क्या है, उसमें
बेनिफिट क्या दिखता है, उसका प्रयोजन क्या है, व्हाट आर द प्रॉफिट्स ऑफ दैट थिंग। संरचनात्मक प्रकारवाद जिसे कहा गया, जिसको पार्सन्स ने उद्भूत किया, यानी प्रकारवादी विश्लेषण, जिस पे दुर्खीम ने अपने विचार को रखा। यानी हम किसी भी तथ्य को प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये प्रकारवाद है। तो समाजशास्त्र में दो विशेषताएं, दो विचारधाराएं प्रचलित थी, संरचना की विचारधारा, प्रकार की विचारधारा। जब हम संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो वो संरचनात्मक या संरचनावाद, जब समाज का प्रकारवादी विश्लेषण किया गया तो वो प्रकारवाद हो गया। समाजशास्त्रियों ने इन तथ्यों पर समाज का अध्ययन करना शुरू कर दिया। दुर्खीम कांट के बाद पार्सन्स ने अपनी नई विचारधारा का जन्म दिया, जिसे उन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद कहा। ये कहा कि संरचना व प्रकार दोनों दृष्टिकोण से समाज को देखना। एक उदाहरण के रूप में, एक फैमिली एक लड़की को देखने, जनरली लड़की देखने के लिए एक फैमिली गई और उसमें लड़की को विश्लेषण किया गया, उस पर विचरण किया गया, बातचीत हुई। उसके बाद आपस में लोगों ने बातचीत करना शुरू किया। प्रथम व्यक्ति ने कहा कि लड़की रंग रूप में उतनी सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं है, आवाज उतनी कर्कश है, इतनी मृद नहीं है, इतनी मृदभाषी नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये बातें छोड़िए, ये देखें कि लड़की एक IAS ऑफिसर है या एक पढ़ी लिखी है, एक अच्छे पद पर कार्यरत है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्वालिटी है और जिससे हम रिश्ता कर रहे हैं और उसमें क्वालिटी को देखें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब हम क्वालिटी को देख रहे हैं तो उस व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को कहेंगे दैट इज प्रकारवादी विचारधारा। पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण को हम क्या कहेंगे, संरचनावादी विचारधारा। यही तीसरा व्यक्ति कहता है कि भाई ये तो ठीक है, लड़की उतनी साफ सुंदर नहीं है, परंतु इसके साथ साथ है कि वो हमारे अनुसार हमारे रिश्ते को स्वीकार रहे हैं, हमसे रिश्ते करने को तैयार हैं, लड़की में ये खूबी है, हाँ लड़की में इतनी सुंदरता नहीं है। तो दोनों दृष्टिकोणों से देखने का विचार किया गया। तो ये संरचनात्मक प्रकारवादी विश्लेषण। खैर हम यहाँ टॉपिक से हट रहे हैं। मुख्य रूप से जो बात करना था संरचनावाद, तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना। जैसे अगर लड़की के संरचना के दृष्टिकोण से हम उसको अध्ययन करें तो संरचनात्मक दृष्टिकोण। एक और उदाहरण ले सकते हैं कि हम मोबाइल लेने गए, मोबाइल शॉप को हम पर मोबाइल को देख रहे हैं कि मोबाइल किस रंग का है, मोबाइल का थिकनेस क्या है, मोबाइल में मोबाइल की बनावट कैसी है, मोबाइल किस के आकार, रंग, रूप, इस सब चीजों को देख रहे हैं। तो दैट मीन्स हम संरचनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसकी क्वालिटी पर चर्चा कर रहे हैं तो हम प्रकारवादी दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि क्या उसमें जियो सिम इनेबल्ड हो सकता है, VoLTE है कि नहीं है, उसमें टच स्क्रीन है कि नहीं है, उसमें डाटा कंजम्पशन पावर कितनी है, बैकअप कितना देगा, बैटरी बैकअप क्या। तो ये क्या होगा, उसको प्रकारवादी विश्लेषण। तो ये दो नजरिया, संरचनावादी और प्रकारवादी। तो अभी तक संरचनावादी विश्लेषण चलता आ रहा था, परंतु अब यहां पर संरचना की जगह पे इन्होंने संरचनाकरण की बात करी, विच इज अ टोटली डिफरेंट एनालिसिस फ्रॉम द अबव एनालिसिस। यानी पहले की अवधारणाओं से बिल्कुल डिफरेंट एनालिसिस थे। इन्होंने संरचना और कर्ता की एक नई अनोखी विश्लेषण प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा संरचनाकरण यानी संरचना, मैं एक लाइन में इसको व्याख्या कर रहा हूं, इसको पहले थोड़ा सा ध्यान में सुनिएगा क्योंकि ये है थोड़ा सा डेप्थ में और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन एक लाइन पहले मस्तिष्क में डाल लीजिए, फिर उसी नजरिए से देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। संरचनाकरण, संरचनाकारित होना यानी संरचनाएं निर्मित होना, संरचना बनते रहना। कोई भी चीज के साथ जब करण हम रख देते हैं तो वो एक प्रकार से कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है, यानी लगातार होते रहना, संरचनाओं का बनते रहना, संरचनाओं का बनते रहना या संरचनाओं का निर्मित होने रहने की प्रक्रिया। कोई चीज कारित हो रही है यानी कोई चीज लगातार होने रहने की स्थिति में दर्शाता है। अब इस दृष्टिकोण से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो संरचना है ये लगातार बनती है, इसके स्वरूप में थोड़ा बहुत बदलाव आता है और फिर इसका नया स्वरूप जन्म ले लेता है। तो संरचनाएं बनने, बिगड़ने, बनते रहने, लगातार निर्मित होने की प्रक्रिया चलती रहती है।
इसको उन्होंने कर्ता के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। इन्होंने इसके संरचना और कर्ता दो तत्व, जिसको इन्होंने ईगो कहा, ईगो, संरचना और कर्ता दो तत्वों को लेकर देखना पर या दो तत्वों पर निर्भर माना। इन्होंने कहा संरचना और कर्ता दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे पर निर्भर सहयोगी हैं। इन्हें द्वयात्मकता की घटना या वस्तु के आपस में जुड़े पक्षों के रूप में माना जाना चाहिए। अतः संरचना की द्वयात्मकता में संरचना और कर्ता दोनों आ जाते हैं। संरचना और कर्ता, अब इन्होंने संरचना और कर्ता दोनों, इसका एक साधारण रूप से व्याख्या कर देता हूं, फिर इन डेप्थ में बता देता हूं। सीधी बात ये कहना चाहते हैं कि संरचना को कर्ता द्वारा निर्मित किया गया, संरचना को कर्ता द्वारा निर्मित किया गया और कर्ता संरचना के अधीन हो गया और फिर कुछ समय के बाद कर्ता द्वारा संरचना का पुनर्निर्माण किया गया। यानी संरचनाएं बदली, संरचनाएं बनने की प्रक्रिया होती रही। संरचना कर्ता को संचालित करती है, कर्ता नवीन संरचनाओं की रचना करके उन्हीं संरचनाओं से संचालित होने लगता है। तो संरचना और कर्ता के मध्य ये आदान प्रदान और व्यवस्था चलती रहती है। इस प्रकार से समझिएगा, स्ट्रक्चर एंड ईगो, ईगो यहां कर्ता को कहेंगे, स्ट्रक्चर टू ईगो, ईगो टू स्ट्रक्चर। यानी संरचना ने कर्ता को कारित किया, संचालित किया यानी चलाया और कर्ता ने संरचना को निर्मित किया। पुनः रूप से इस संरचना ने कर्ता को चलाया और फिर कर्ता ने संरचना द्वारा संचालित होकर फिर उस नई संरचना का निर्माण किया। अब उदाहरण में समझिए कहने का क्या मतलब है। कहने का मतलब है कि संरचनाएं हमें चलाती हैं, यानी कर्ता संरचनाओं के अधीन है। संरचनाएं हमें गवर्न करती हैं, एडमिनिस्ट्रेट करती हैं, हमें रूल्स रेगुलेट करती हैं कि कैसे कार्य करना है और हम संरचनाओं के अंतर्गत होकर कार्य करते हैं। लेकिन ये संरचनाएं हम ही निर्मित करते हैं। हम इन संरचनाओं में परिवर्तन लाते हैं, इसमें परिशुद्धिकरण करते हैं, फिर से इनकी व्यवस्था को बनाते हैं और नवीन रूप में इन संरचनाओं को निर्मित करते हैं। उदाहरण के रूप में विवाह रूपी संरचना ने मनुष्य को संचालित किया और मनुष्य ने नए प्रकार की वैवाहिक संरचनाओं का निर्माण किया। जैसे अरेंज मैरिज से व्यवस्थित स्वरूप में समाज में संचालित था और व्यक्ति को संचालित करती है, परंतु मनुष्य ने इसमें बदलाव किया और अरेंज मैरिज के स्वरूप को बदलकर नए प्रकार की संरचना का निर्माण, लव मैरिज का निर्माण किया। फिर कुछ दिनों के बाद लव मैरिज द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण और सामाजिक संरचना का संचालन होने लगा। अब आगे अगर हम यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो वहां संविदात्मक विवाह को प्रचलन देखा जाता है, यानी कि लव मैरिज भी समाप्त होकर संविदात्मक विवाह यानी नए प्रकार कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज में ये नए प्रकार की संरचना का निर्माण हो रहा है और समाज अब इस नई संरचना से संचालित हो रही है। अगला उदाहरण ले तो पहले ज्वाइंट फैमिली था, यह समाज की संरचना थी, एक बड़ी फैमिली में लोगों का रहने का तरीका था। धीरे धीरे इसमें बदलाव आया, मनुष्य ने यानी कर्ता ने ज्वाइंट फैमिली को हटा के प्रतिस्थापित करके फैमिली का नया स्वरूप यानी संरचना का नया स्वरूप एकल फैमिली यानी न्यूक्लियर फैमिली को जन्म दे दिया। अब ये क्या हुआ, संरचना का परिवर्तन हुआ और नई संरचना ने मनुष्य को संचालित करना शुरू कर दिया। तो संरचना से कर्ता, कर्ता से संरचना, संरचना से कर्ता, कर्ता से संरचना, यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। इसी को कहा गया संरचनाकरण की प्रक्रिया। अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं इसको और डेप्थ में बताऊं तो सामाजिक संरचना का निर्माण मानव कर्ताओं के बिना संभव नहीं है और कर्ताओं के व्यवहार को निर्देशित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सामाजिक संरचना अर्थात सामाजिक नियमाचारों और मानदंडों का होना भी आवश्यक है। बात समझ गए होंगे कि भाई हम जानते हैं कि संरचनाएं मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं, मनुष्य इन संरचनाओं को निर्मित करता है, लेकिन ये संरचनाएं जो मानदंड बनाते हैं, जो नियमाचार बनाते हैं, सामाजिक नियमाचार जिनसे कि कर्ता संचालित होता है और समाज सुव्यवस्थित बना रहता है,
तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। संरचना काल का सिद्धांत संरचनाकरण का सिद्धांत मुख्यतः संरचना और कर्ता के बीच खाई को पाटने का एक पुल है। सामाजिक क्रिया की रचना और पुनर्रचना में जिन नियमों और संसाधनों का निर्माण होता है वे ही प्रणाली की रचना के साधन भी हैं। इसे ही उन्होंने संरचना की द्व्यात्मकता कहा। संरचना की द्व्यात्मकता कहा। सामाजिक क्रिया की रचना और पुनर्रचना, यानी ये क्रियाएं की रचना फिर उनका फिर से बनना, पुनर्रचना, जिन नियमों और संसाधनों का निर्माण होता है वे ही प्रणाली की रचना के साधन भी हैं और इसे ही उन्होंने सामाजिक संरचना का आधार माना। जहां एक और संरचनाएं जैसे नियम और संसाधन व्यक्तियों के व्यवहारों को आकार देती हैं, एक स्वरूप प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर ये संरचनाएं ही व्यवहार की सामाजिक प्रणालियों को निर्मित और पुनर्निर्मित करती चलती है। गिनीज ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति और समाज के संबंधों यानी एजेंसी और संरचना के संबंधों को समझाने के लिए प्रयोग किया है, या यहां पर एजेंसी शब्द का प्रयोग व्यक्ति के अर्थ में किया गया है। इन्होंने स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, जिसको भी मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर एंड एजेंसी यानी कर्ता और संरचना, तो यहां पर जो एजेंसी है उन्होंने कर्ता यानी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया। सामाजिक संरचना भौतिक संरचना के समान नहीं, उन्होंने कहा कि ये भौतिक संरचना के समान नहीं है। संरचना उन व्यक्तियों के बाहर की वस्तु नहीं होती जिनके द्वारा इनकी रचना होती, यानी कि मनुष्य यानी व्यक्ति जिस संरचना का निर्माण करता है वो भले ही उसका निर्माण करता है, ठीक है, लेकिन उसका पुनर्निर्माण करता चलता है। और इस प्रकार से देखें तो ये मनुष्यों के बाहर की तत्व नहीं, कोई ईश्वरीय तत्व नहीं है। इसका निर्माण मनुष्य करता है, इसका पुनर्निर्माण मनुष्य करता चलता है, नहीं करता चलता है। दुर्खीम के विचारों से भिन्न गिडिंग्स ने संरचना का विश्लेषण किया। दुर्खीम के अनुसार व्यक्ति संरचना से अलग वह उसका निर्माण करता नहीं है, अतः संरचना उसका निर्देशन करता है। तो दुर्खीम ने कहा कि संरचना क्या है, वो सुजेनरस है, समाज ईश्वर है, सोसाइटी इज गॉड। तो सोसाइटी एक प्रकार से भगवान है और वो इंसान को चला रही है, परंतु इन्होंने कहा नहीं, सोसाइटी सुजेनरस नहीं है, सोसाइटी मानव निर्मित है और वो पुनर्निर्मित होती रहती है। तो समाज की संरचना बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, फिर से बनती है, पुनर्निर्मित होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं। संरचना को बाध्यता के रूप में जैसा दुर्खीम ने माना नहीं माना जा सकता। गिडिंग्स के अनुसार यह नियंत्रणकारी होने के साथ साथ सहायता करने वाली भी है, यानी ये बाधा नहीं उत्पन्न करती बल्कि ये मनुष्य का विकास करती है। और विकास के दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य को संचारित करती रहती है, उसे चलायमान बनाती है। संरचना की द्व्यात्मकता का प्रमेय यानी जो उसकी आत्मा है वो संरचनाकरण के सिद्धांत में समाहित है, जो इस तथ्य पर जोर देता है कि एजेंट्स और संरचनाएं दो अलग अलग घटना या समूह नहीं है, यानी एक दूसरे से पूरक हैं, एक ने दूसरे और दूसरे ने पहले को प्रभावित किया है। संरचनाएं नियमों और संसाधनों का निरंतर बनने वाला एक समूह है जिसका निर्माण और पुनर्निर्माण स्थान और समय से परे सुविज्ञ कर्ताओं के सामाजिक जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों द्वारा होता है। यानी इसमें क्या है कि जो जानकार सुविज्ञ एक प्रकार इंटेलेक्चुअल पीपल्स होते हैं वो समय और स्थान से के दृष्टिकोण से हटकर इसका निर्माण करते चलते हैं, यानी कि इसकी आवश्यकता अनुसार इनको निर्मित करते चलते हैं, रोजमर्रा के दृष्टिकोण से इनमें बदलाव करते चलते हैं। यह व्यक्तियों को बाधित करता है जिससे उनकी क्रिया के प्रति सक्षमता उत्पन्न होती है, यानी उनमें क्रिया के प्रति यानी कार्य के प्रति सक्षमता एबिलिटी पैदा होती है। भाई उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी निर्मित होती है, सोसाइटी उनको गवर्न करती है, फिर सोसाइटी में वो चेंजेस लाते हैं, फिर सोसाइटी उनको उनको कारित करती है, उनको चलाता है। उनका यह सिद्धांत तार्किक विश्व का सिद्धांत बोला जाता है, रेशनल वर्ल्ड का, थ्योरी ऑफ रेशनल वर्ल्ड कहा गया है। संरचनाकरण एक प्रक्रिया है जो संरचना के बनने, अब हम एक साधारण लाइन में इसको व्यक्त करना चाहेंगे, संरचनाकरण एक प्रक्रिया है जो संरचना के बनने उसके पुनः बनने की विद्या को संकेत देती है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की सक्रिय प्रक्रियाओं का परिणाम है, यानी लोगों के बीच में जो सक्रिय अंतःक्रिया होती है उसी का परिणाम इसे माना जा सकता है, जिसके द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण और पुनर्निर्माण होता है, जबकि ये प्रक्रियाएं इन्हीं संरचनाओं द्वारा निर्देशित और संचालित होती रहती है।
इस दृष्टि से संरचना और संरचनाकरण में अंतर है। जहां संरचना किसी वस्तु की स्थिर अवस्था का संकेत देने वाली अवधारणा है, एक गतिशील प्रक्रिया को इंगित करती है, अर्थात चर्चित वस्तु उसके बनने, बिगड़ने और पुनः बनने की अवस्था में होती है। गिडिंस के सिद्धांत की मुख्य बात यह है कि उन्होंने एजेंसी और संरचना की क्रियात्मकता के रूप में देखा। इस बात को मैं फिर से व्याख्या करना चाहूंगा। संरचना और संरचनाकरण में डिफरेंस है। अब संरचना क्या है? एक स्थिर वस्तु है, स्थिर अवस्था को संकेत कर रही है। जैसे मनुष्य की संरचना है, ये स्थिर है, जबकि संरचनाकरण क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया को इंगित करती है, यानी लगातार हो रहे बदलाव और लगातार संरचनाओं का पुनर्निर्माण होना। तो आप समझ रहे होंगे ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपके सिद्धांत में ऑप्शंस में आता है कि गिडिंस के संरचनाकरण के संबंध में सही तथ्यों का चयन कीजिए। ऑप्शन में रहेगा इसी प्रकार से कि संरचना एक स्थिर पक्ष है, जबकि संरचनाकरण एक गतिशील या अस्थिर पक्ष है, यानी चर्चित वस्तु अपने आप बनने, बिगड़ने और पुनः बनने की अवस्था में होती है। अब गिडिंस के सिद्धांत की मुख्य बात यह है कि उन्होंने एजेंसी और संरचना को द्वैत्मकता के रूप में देखा, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, द्वंद्व के रूप में नहीं देखा। द्वैत्मकता यानी एक दूसरे के पूरक है, ड्युअलिटी है, यानी ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो डायलेमा नहीं कर रहा है, इसका द्वंद्व नहीं कर रहा है। ठीक है, समाज के गठन के में कर्तागण और संरचनाएं दो स्वतंत्र घटनाओं के समूह नहीं है। उनका क्या कहना है कि समाज के गठन में कर्तागण और संरचनाएं दो स्वतंत्र घटनाओं के समूह नहीं है, अर्थात वह द्वैतवाद नहीं है। मैंने भी कहा ना, द्वैतवाद दो विरोधी विचारधारा नहीं है, अपितु यह द्व्यात्मकता, ड्युअलिटी को प्रकट करता है। ड्वेल दो तत्व एक दूसरे के साथ है, ड्युअलिज्म विरोधी, दो विरोधी अवधारणा, तो ड्युअलिज्म की ओर नहीं है, ड्युअलिटी की ओर है। गिडिंस के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाओं के संरचनात्मक लक्षण उन व्यवहारों के माध्यम और परिणाम दोनों हैं जो ये बार बार संगठित करती है, यानी बार बार जो संगठन होता है, बार बार निर्माण होने की प्रक्रिया और बार बार निर्माण से परिणाम आता है, नई संरचनाओं का गठन होता है, उसे हम यहाँ संरचनाकरण कहते हैं। इस प्रकार देखें तो सामाजिक संरचना का अस्तित्व ही मानवीय क्रिया पर निर्भर करता है और मानवीय क्रिया के लिए सामाजिक संरचना का होना जरूरी है। अतः दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कर्ता और संरचना। मैं एक बार फिर से इस शॉर्ट में व्याख्या करना चाहूंगा। दुर्कीम का संरचनाकरण क्या है? दुर्कीम का संरचनाकरण ये कहता है कि संरचना जो कि स्थिर पक्ष है, यहां पर हम संरचना के स्थिर पक्ष पर न जाके लगातार संरचना के बनने की प्रक्रिया को अपनाते हैं और संरचना के पुनर्निर्माण की इस प्रक्रिया को उन्होंने गतिशील पक्ष कहा। उन्होंने कहा कि कर्ता यानी मनुष्य इस समाज में आता है, संरचना द्वारा संचालित होता है और संरचना को पुनर्निर्मित करता है, यानी नवीन संरचनाओं का पुनर्निर्माण करता रहता है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? क्योंकि संरचनाएं अपनी महत्वपूर्ण विशेषताओं के तहत, जैसे कि सामाजिक नियमाचार, लोकाचार और नियम कानून व्यवस्था के तहत व्यक्ति को निर्देशित करता है, व्यक्ति को संचालित करता है। उस प्रकार से समाज में ये संरचनाएं व्यक्ति को संचार करती है, व्यक्ति को संचालित करती है, व्यवस्थित बनाए रखती है, ठीक व्यवस्था का कायम करती है। लेकिन जहां एक ओर ये संरचनाएं व्यक्ति को संचालित करती है, वहीं दूसरी ओर इन संरचनाओं का पुनर्निर्माण भी होता रहता है, जो व्यक्ति यानी कर्ता द्वारा होता चलता है। इस प्रकार से ये एक दूसरे के पूरक हैं और समय स्थान से परे हटकर नए तरीके से इसको समझते हुए आवश्यकता के अनुसार नवीन संरचनाओं का निर्माण यथा होता चलता है। ये यहाँ पर एंथनी गिडिंस ने कहा। आशा है कि एंथनी गिडिंस के सिद्धांत को आप बेहतर रूप से समझे होंगे, क्योंकि संरचनाकरण काफी डेप्थ वाला अवधारणा है। मैंने बहुत प्रयास किया इन शॉर्ट इनको समझाने का। एक लाइन में कहा जाए तो संरचना का निर्माण होना और संरचना द्वारा मनुष्य का संचालन होना संरचनाकरण है। संरचनाओं का बार बार बनना, पुनर्निर्मित होना संरचनाकरण की द्व्यात्मकता को प्रकट करता है। सो स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि
मैं कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी नया वीडियो जब अपलोड करूंगा तो वो आप तक तभी पहुंचेगा जब आप बेल आइकॉन को दबाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर अभी एंथनी गिडिंग्स खत्म नहीं होते हैं। एंथनी गिडिंग्स के विषय मैंने अभी आपको बताया कि ये एक बड़े विस्तृत विचारक हैं, काफ़ी बड़ा थॉट है। तो एंथनी गिडिंग्स के अभी विचार में रिस्क सोसाइटी, मॉडर्निटी और जगरनॉट, एक संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण विवेचना, और थर्ड वे, तीसरा वर्ल्ड, ये एक विवेचना अभी बचा है जिसको मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, शूट करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।